गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग मित्रों। यूट्यूब के बौद्धम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं विक्रम कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट के फॉर्म निकल चुके हैं ऑनलाइन और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि सीटेट होता क्या है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे क्लियर करना है। क्योंकि पहले सीटेट का जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन होता था। अब सीबीएसई ने क्या कर दिया है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा अब वो सीबीटी के ज़रिए होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। फ़र्क इतना है कि पहले आप ऑफलाइन करते थे, अब ऑनलाइन होगा। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने में क्या क्या इशू फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सीटेट कैसे तैयारी करें बिना कोचिंग के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सीटेट की संपूर्ण जानकारी, जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और सीटेट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो सीटेट है, सीटेट उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल, एक मिनट रुक जाइए, पेन में चूज कर लो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या हुआ? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में कोई भी अगर टीचर बनना चाहता है, यानी कि पहली से लेकर 8वीं क्लास तक अगर किसी बच्चे को टीचर बनना है तो उसे सीटेट का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, पहली से 5वीं तक का पेपर अलग होता है और उसके बाद क्लास 6ठी से लेकर क्लास 8वीं तक का पेपर अलग होता है। यानी कि पेपर 1 एक होता है और एक होता है पेपर 2, दोनों को क्लियर करना होता है। पेपर 1 पास करेंगे तो पहली से 5वीं क्लास के लिए एलिजिबल होंगे। पेपर 2 पास करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के लिए। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और कैसे कैसे आप सीटेट को आप 1 या 2 घंटा दिन में पढ़कर भी कैसे पास कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। बाकी आप लोग डाइट करके आते हो, जेबीटी करके आते हो, डीएलएड करके आते हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो भी जाता है सिलेबस के बारे में और कंटेंट के बारे में। बस थोड़ी सी ट्रिक्स या थोड़ा सा ज्ञान आपको पता होना चाहिए, आप इजीली आराम से सीटेट पास कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं सीटेट क्या बला है। आज इतने सारे यूट्यूब चैनल वालों ने, इतने सारे कोचिंग सेंटर वालों ने सीटेट को एक हवा बना दिया है। ऐसा हुआ कि इसके बिना अगर सीटेट क्लियर नहीं हुआ तो आप कहीं से ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ठीक है, सीटेट को इस तरीके से पेश करते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा एग्जाम है। जबकि सीटेट जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप जो डीएलएड और जो जेबीटी या 2 ईयर का कोई भी डिप्लोमा करके है उसी में से सिलेबस आता है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का हेरफेर होता है। अगर आप लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी को समझ जाए तो एग्जाम देना और पास करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो सीटेट क्या बला है मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं कि बला क्या है। ठीक है, देखिए आरटी एक एक्ट है, आरटीई एक्ट 2009 में ये एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत इस सीटेट एग्जाम का को लागू किया था। वो भी 1 अप्रैल 2010 को ये लागू कर दिया गया था। और इसमें ये प्रावधान है कि टीचर बनने के लिए आपको अपनी एलिजिबिलिटी को साबित करना होगा। एलिजिबिलिटी कैसे साबित होगी? एलिजिबिलिटी साबित होगी किसी एग्जाम से, इसलिए सीटेट एग्जाम को लाया गया। ठीक है, सीटेट एग्जाम में 150 नंबर का पेपर होता है और 90 वाला जनरल कैटेगरी में पास माना जाता है। ओबीसी, एससी और एसटी को 82 नंबर लाने होते हैं 100 में से। ठीक है, तो जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स है या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूट है, आप वहां पे उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप जनरल में हैं तो 90 नंबर, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो 82 नंबर। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप एससी एसटी सेंट्रल में आ रहे हैं या ओबीसी में आ रहे हैं, मतलब स्टेट में आ रहे हैं। तो इस बात का भी हम जिक्र वीडियो में आगे करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है कि सीटेट क्या बला और क्यों जरूरी है, यानी टीचर बनने के लिए सीटेट एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। वो भी कौन से? सेंट्रल के जितने भी स्कूल होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस स्कूलों में आपको टीचर बनने के लिए सीटेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। यूनियन टेरिटरी में जितने भी स्कूल्स होते हैं वहां पे भी सीटेट के एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और स्टेट लेवल के जो स्कूल्स होते हैं
जिस स्टेट ने सी टैट को अडॉप्ट किया हुआ है वहां पे तो सी टैट वैलिड होगा, लेकिन जिस स्टेट ने सी टैट को अडॉप्ट नहीं किया होगा तो वो स्टेट अपना टैट लेती है। अपना क्या लेती है? टैट लेती है। जैसे हरियाणा अपना टैट लेती है जिसे बोलते हैं एच टैट। यूपी भी अपना टैट लेती है जिसे बोलते हैं यूपी टैट। वहां पे सी टैट वैलिड नहीं होता, या वैलिड भी होगा तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि मान लो कोई भी कैंडिडेट बिहार से है और उसका बी टैट क्लियर नहीं है लेकिन सी टैट क्लियर है, तो क्या वो बिहार की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है या नहीं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर आपको टीचर बनना है तो सी टैट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने बीएड किया हुआ है, आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, या कोई भी डीएलएड बीटीसी किया हुआ है और आपने सी टैट नहीं किया हुआ तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये कंपलसरी है। बात करते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें सी टैट करने के लिए क्या योग्यता चाहिए। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों को सी टैट करने की योग्यता पता नहीं होती, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। देखो सी टैट करने के लिए क्या होता है, आपका जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th में 50% से ज़्यादा, ठीक है। और SC ST और OBC के लिए 45% हो सकता है ये, ठीक है। ये पेन टैबलेट थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा, एक मिनट रुक जाइए। थोड़ा सा अगर इसको ऐसे करो, नहीं ये सेटिंग ठीक है, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा। ये आपका BTC भी हो सकता है, आपका DLED भी हो सकता है, ठीक है, और बीएड भी हो सकता है। बीएड वाले भी एलिजिबल हो चुके हैं अब तो, ये काम नहीं कर रहा ढंग से, एक मिनट। बीएड भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने 12वीं में 50% किया हुआ है और आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप सी टैट पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। आपने में 12वीं में 50% से ज़्यादा नंबर है, 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ टीचिंग में, चाहे वो BTC हो, चाहे वो DLED हो, चाहे वो JBT हो, किसी भी नाम से जाना चाहता हो, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप सी टैट पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने प्लस में ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि आपने 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, 2 ईयर डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो आप सी टैट सेकेंड पेपर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं बीएड वालों के पेपर 2 के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके बीएड होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन, यानी कि BA या ग्रेजुएशन प्लस बीएड में ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए, तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ग्रेजुएशन और बीएड। ग्रेजुएशन में भी 3 टाइप्स के होते हैं आपके पास, एक होती है ह्यूमैनिटीज होती है, कॉमर्स होता है और साइंस वाले होते हैं। तो बीएड में भी आपके टीचिंग जो सब्जेक्ट रहे होंगे आप उसी हिसाब से पेपर 2 भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पेपर 2 में सोशल साइंस भी आता है, मैथमेटिक्स और साइंस भी आता है। तो जिन बच्चों ने ह्यूमैनिटीज से की होगी या जिनके टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में हिंदी SST रहे होंगे वो SST चूज करेंगे, और जिन स्टूडेंट ने बीएड के अंदर साइंस, मैथ्स या टीचिंग सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट चूज किए होंगे वो साइंस और मैथ चूज करेंगे। ये आपका सेकंड पेपर के लिए हो जाएगा। अगर आपने BA और बीएड किया हुआ है तब भी आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, क्योंकि अब से गवर्नमेंट का DOP एक रूल आया था कि आप बीएड वाले भी प्राइमरी टीचर में एलिजिबल होंगे। तो अब जो बीएड वाला जो स्टूडेंट होगा उसकी बल्ले बल्ले है, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकता है, और वो प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर दोनों के लिए एलिजिबल है। यानी कि प्राइमरी टीचर, PRT टीचर और TGT टीचर के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। तो सी टैट पास करने के लिए योग्यता आपको पता चल गई है। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके आप मुझे पूछ सकते हैं। सारी एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत छोटी छोटी एलिजिबिलिटी बताना संभव नहीं हो पाता। जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ डीपली बताने की उतना मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। आप बात करते हैं सी टैट पास करने के बाद क्या करें। देखिए सी टैट आपने JBT कर ले, JBT या DLED कर लिया या BTC कर लिया, या यहाँ पे BEd भी कर लिया।
और यहाँ पे आपने सी टेट भी कर लिया पेपर 1, और यहाँ पे आपने किया सी टेट, और यहाँ पे आपने कर लिया सी टेट पेपर 2 भी कर लिया। तो आप उसके बाद करें क्या? देखिए उसके बाद है ना, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वैकेंसी निकलती है। आप सेंट्रल में KVS, NVS, आर्मी और AES, एटॉमिक एनर्जी AES होता है, वहाँ पे भी आप, और आर्मी, NVS, KVS, इसमें आप वैकेंसी में, या फिर जितने भी यूटी के स्कूल है, यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ पे जो स्कूलों में वैकेंसी निकल, दमन एंड दीव हो गया, तो वहाँ पे जो स्कूल्स में वैकेंसी निकलती है वहाँ पे भी सी टेट वैलिड होता है, वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। प्राइमरी टीचर अगर आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो PRT हो, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो। ध्यान रखना दिल्ली के अंदर PRT, TGT और PGT की जो एज है वो 30 ईयर्स है। अभी DUPT का रूल आया था जिसके अंदर PRT, TGT और PGT की जो मैक्सिमम एज है वो 30 कर दी गई है। SC को 5 साल की छूट है, ST को 5 साल की छूट है, और OBC को 3 साल की छूट है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी छूट मिलेगी, या फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट में सर्विस दे रहे हैं उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अदर स्टेट में ये अलग अलग रूल हो सकते हैं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई बच्चा यूपी से है और उसने सी टेट किया हुआ है और उसके 82 नंबर है सी टेट में, और वो ओबीसी कैंडिडेट है। क्या है? कैंडिडेट ओबीसी। तो क्या वो दिल्ली में फॉर्म अप्लाई कर पाएगा? क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्म अप्लाई कर पाएगा? तो इसका रूल बता देता हूं। देखिए, अगर ये ओबीसी इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ है, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अगर ओबीसी का बना हुआ है तो इनका सीटेट का जो सर्टिफिकेट 82 मार्क्स का वो वैलिड होगा। लेकिन अगर ये ओबीसी में आते हैं और इनका ओबीसी सर्टिफिकेट जो सिर्फ यूपी का बना हुआ है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जनरल में आएंगे और जनरल के लिए 90 मार्क्स चाहिए। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, नहीं सेंट्रल का बना होना चाहिए। अगर आपका ओबीसी सेंट्रल बना हुआ तो आप 82 में एलिजिबल है। अगर आपका एससी का सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ तो आप एलिजिबल है। एसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपकी कास्ट आ रही है तब भी आप एलिजिबल है। जैसे मान लो कोई बच्चा बिहार का हुआ एसटी में है और उसका सेंट्रल और उसकी कास्ट है सेंट्रल में आ रही है लेकिन उसका सर्टिफिकेट भी नहीं बना हुआ, तब भी वो दिल्ली में एलिजिबल है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और दिल्ली या यूटी में एलिजिबल है, क्योंकि उसकी कास्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रही है तो उसको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का। मान लो कोई बच्चा हरियाणा का है और वो एससी है लेकिन उसकी कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में एससी में नहीं है, तो उसको जो एससी का बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट का मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं मिलेगा। अगर वो दिल्ली में फॉर्म अप्लाई करती है तो एज ए जनरल काउंट होगा, या फिर वो एनवीएस या केवीएस में अप्लाई करती है तो वो एज ए जनरल काउंट होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सीटेट पास करने के बाद आपके पास ऑप्शन है केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल, एईएस, एटॉमिक एनर्जी के जो स्कूल्स होते हैं उनके खुद के स्कूल होते हैं, वहां पर यूनियन टेरिटरी में जितने भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और अगर किसी स्टेट ने वहां पर सीटेट को वैलिड माना है, जैसे कि बिहार में सीटेट वैलिड है, यूपी में सीटेट वैलिड है, वहां का टेट भी वैलिड है, तो वहां पे कंडीशन ये है कि आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, आपने डीएलएड वहां से की हुई होनी चाहिए या किसी और स्टेट से की होनी चाहिए, तो आप सीटेट के बेस पे वहां का फॉर्म डाल सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपका जो डोमिसाइल है वो उस स्टेट का होना चाहिए, यानी कि आप उस स्टेट के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, वो अगर इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम लिंक पे आप कमेंट कर दीजिए, मुझसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं सीटेट के अनसुने पहलू को समझे। बिल्कुल, देखिए सीटेट का जो हुआ बनाया हुआ है बड़ा बेकार हुआ है। सीटेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले मुझे भी लगता था कि सीटेट बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी सीटेट का एग्जाम आता है तो आपको सबसे पहले उसके क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है ये जानना जरूरी होता है।
जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप ऑप्शन गलत मार के आएंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए उसको छोड़ दो, हाथ मत लगाओ, क्योंकि टाइम बहुत होता है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, अंडरस्टैंडिंग ना आए, क्वेश्चन मत लगाइए, गलत आंसर लगाएंगे। और जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो सबसे पहले, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको ज़्यादा समस्या आएगी, क्योंकि हिंदी की टर्मिनोलॉजी और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में सेंस का फर्क हो जाता है, भाव का फर्क हो जाता है। हिंदी में ऑप्शन कुछ अलग बताएगा और इंग्लिश में अलग ऑप्शन कुछ अलग बताएगा, जबकि रूल यह है कि इंग्लिश का वैलिड माना जाता है। तो जब भी आप हिंदी में कंफ्यूज हो तो इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़ें। अगर आपको वहां पे कंफ्यूजन लग आ रहा है तो उसको 2 बार पढ़े। तब भी अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दे, उसको बाद में अटेम्प्ट करें। ठीक, ऐसा नहीं है नेगेटिव मार्किंग है तो आप सब कुछ लगा दो, क्योंकि अटेम्प्ट करने के बाद फिर बाद में चेक करेंगे, टाइम नहीं बचता, इसलिए उसको बाद में अटेम्प्ट करें। 2.5 घंटे का बहुत टाइम होता है। सीटेट के और अनसुले इसके पहलू में और बता देता हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि सीटेट क्लियर करने के बाद वो अपने स्टेट में भी एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ऐसा नहीं है। राजस्थान के अंदर आपको रीट क्लियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीट क्लियर करना पड़ेगा। वहाँ पे सीटेट वैलिड नहीं है। एमपी में एमपी टेट क्लियर करना पड़ेगा, वहाँ पे सीटेट वैलिड नहीं है। तो सीटेट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के अधीन जो स्कूल है, वहीं पर वैलिड माना जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। और क्या है सीटेट के अनसुने पहलू? दूसरा, अब सीटेट ने क्या किया, पहले जो सीटेट के बच्चे फॉर्म भरते थे, पास हो जाते थे, तो सीबीएसई क्या करती थी, उनके घर पे एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट भेजती थी, जो कि आप नहीं भेजते। अब वो डिजिटल आपको डिजी लॉकर से डाउनलोड करना पड़ेगा। एक होता है सर्टिफिकेट, एक होता है मार्क स्टेटमेंट, दोनों डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, और वो डिजिटल वैलिड होगा। उसको कलर प्रिंट निकलवाइए, लैमिनेशन कराइए, और वो वैलिड होगा। ठीक है। कास्ट का मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपकी कोई कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रही है और आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप सीटेट में 82 मार्क्स लाके भी एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर वो कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आ रही तो आपको 90 नंबर मार्क्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, बस इतना है कि वो चेंज हो गया किसमें? सीबीटी में, यानी सी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। देखो, ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम में देने में बहुत फर्क होता है। सीबीटी एग्जाम में आपके पास माउस होगा, माउस एज ए आपका पेन है, और ऑफलाइन में आपका पेन होता था, दोनों में फर्क होगा। तो जब भी आप सीबीटी का एग्जाम अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को पढ़े, ऑप्शन को पढ़े, तभी आंसर लगाए, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। स्क्रॉल करोगे तब ऊपर नीचे होगा। तो जिन बच्चों ने कभी सीबीटी का एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया उनके लिए डिफिकल्ट होगा। जो बच्चे बार बार दे चुके हैं उनके लिए थोड़ा आसान होगा। तो जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं सीटेट का कोचिंग से बिना कोचिंग के कैसे बात करें। देखो, बात अगर हम पेपर 1 की करें तो बिना कोचिंग का आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आप पेपर 1 की बात बता रहा हूँ, तीसरी से लेकर 5वीं क्लास की जो ईवीएस की बुक है उसको पढ़ डालिए, बिल्कुल पढ़ डालिए, एक एक वर्ड पढ़ डालिए, उसके नोट्स बनाइए। और इसके अंदर जो एक लिखा होता है अध्यापक संकेत, क्या लिखा होता है? अध्यापक, मैं बता देता हूँ, अध्यापक संकेत या इंस्ट्रक्शन, इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि ये पेडागोजी होती है और इसमें ये बताया होता है कि टीचर को ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी से लेकर 5वीं तक की क्लास को अगर आप किताब पढ़ेंगे तो 3 से 4 दिन में आराम से फिनिश कर देंगे, तो आपका ईवीएस क्लियर। हिंदी बिल्कुल बेसिक आती है। 10th की क्लास 6 से लेकर 8th क्लास तक की ग्रामर पढ़ डालिए। संधि, विच्छेद, समास, ये सब, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, यही आता है। विलोम बिल्कुल इजी आता है। इसमें आप आराम से 30 में से 25 से 30 नंबर ले सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ, देखिए मैथ के अंदर आप जो आपकी मेंटल मैथ बुक आती है ना, मेंटल मैथ बुक, उसको कर डालिए एक बार, आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी। और मैथ की पेडागोजी को पढ़िए। पेडागोजी कहाँ से मिलेगी? DLED की मैथ की बुक उठाइए। यानी आपने जो अपने डीएलएड की है, जहाँ से भी डीएलएड किया आपने, चाहे दिल्ली से बाहर से, उसमें ना टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स आएगी, उसको उठाइए। उसके अंदर पेडागोजी दी हुई है कि सम्स को कैसे पढ़ाना है, अगर आपको काउंटिंग पढ़ानी है तो कैसे पढ़ाना है, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैथमेटिक्स, अगर आपने वाकई में 2 ईयर का मतलब टीचिंग प्रैक्टिस किया तो आपको पता भी होगा
ठीक है, बहुत सारे। तो आपको मैथ का भी पेडागोजी क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर आपके आराम से 20 से 30 के बीच में नंबर आ सकते हैं। अगर आपकी मैथ वीक है तो 20 लगा लो, थोड़ी सी ठीक है तो 25 से 30 नंबर लगा लो। मैथ होगी आपका। सीडीपी की बात कर रहा हूँ। सीडीपी की थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि इसमें लैंग्वेज बड़ी टफ होती है, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ये टफ पड़ता है क्योंकि इसके ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो उनको कभी सुने नहीं होते, इंग्लिश उनकी कमजोर होती है, तो सीडीपी में नंबर कम आते हैं। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि सीडीपी पढ़ने के लिए सबसे आप है NCERT की 11th और 12th की बुक को पढ़ डालिए एक बार, क्योंकि आपको बेसिक सीडीपी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी DELED की बुक उठाइए और उसमें सीडीपी चैप्टर को पढ़ डालिए, आपको समझ में आने लग जाएगा। लेकिन NCERT की 11th और 12th की किताबों को जरूर पढ़िए। अगर आपके पास फिर भी टाइम पड़ जाता है तो NIOS की बुक पढ़ लीजिए, वो बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन हायर लेवल के लिए बता रहा हूँ, हो सके तो पढ़ दीजिए, अदरवाइज इतनी ज़रूरत नहीं है। NCERT की 11th और 12th की और ये। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके आंसर खुद ढूंढिए आप बुक्स के अंदर, क्योंकि आप खुद आंसर ढूंढेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आपको बना बनाया खिचड़ी मिल जाएगी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो चली जाएगी आपकी, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिल्कुल नहीं जा पाएगी। लेकिन जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भाग जाएगी, लॉन्ग टर्म में वो होगा नहीं, तो आप याद कैसे कर पाओगे। इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन, वैसे तो आंसर की तो आपके पास होगी, लेकिन ये क्यों उसका आंसर आया और ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, इसके आंसर आप खुद ढूंढिए। जब आप ऐसा प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 30 से 45 दिन में अगर आप रोज 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं, आपका CTET क्लियर हो जाएगा 90 मार्क्स, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। मेरे पास भी EVS के नोट्स हैं, हिंदी के नोट्स हैं, मैथ के नोट्स हैं, मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो देने का बेनिफिट आपको जब ही होगा जब आप खुद पढ़ेंगे। जब आपने खुद पढ़ाएंगे और डायरेक्ट नोट्स पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप EVS की बुक पढ़े 3rd से 5th तक, हिंदी की मैंने बता दिया, ग्रामर, बेसिक ग्रामर पढ़े, और पैडागोजी पढ़े। पैडागोजी की मैं क्लास लेके आऊँगा, EVS की पैडागोजी क्लास लेके आऊँगा, जल्दी क्लास लेके आऊँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा आपको, कोई पैसा नहीं लूँगा, अपने हैंडमेड नोट्स आपको बना के दूँगा, आप बस पढ़िए, ज़्यादा नहीं, 30 से 45 दिन मैक्सिमम है, 2 से 3 घंटे रोज पढ़ेंगे, पास हो जाएगा। ठीक है। आप बात करते हैं कि CBT एग्जाम को समझिए। देखो CBT एग्जाम को कैसे करना है। CBT इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका जो एग्जाम हो वो कंप्यूटर पे होगा, उसी में रोल नंबर भरेंगे, उसी में टाइप करेंगे। तो CBT में एक बार का ध्यान रखिएगा, माउस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, आप कंप्यूटर फ्रेंडली होने चाहिए। ठीक है, आप कंप्यूटर फ्रेंडली होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, स्पीड आपकी अच्छी नहीं। और ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर हिंदी का समझ में ना आए तो इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि जो CBT में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो पूरा का पूरा गूगल ट्रांसलेट होके आता है, और इंग्लिश को जब गूगल ट्रांसलेट करता है तो उसकी इतनी ऐसी हिंदी की ऐसी तैसी होती है ना कि आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए हिंदी वाले बच्चे हमेशा मार खाते हैं, चाहे वो CTET का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट होता है, उसका सेंस ही अलग निकल जाता है और इंग्लिश में सेंस अलग होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए ऑप्शन नहीं लगाना, छोड़ दो आप उसको, इंग्लिश में पढ़ो बाद में। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको दोनों लैंग्वेज में। तो आप इस तरीके से अगर एग्जाम को समझेंगे तो आपके लिए कोई टफ नहीं होगा। 2.5 घंटा बहुत होता है एग्जाम करने के लिए, एक क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार भी दोबारा देख सकते हैं, इतना टाइम होगा आपके लिए। बस आपको चाहिए प्रैक्टिस की, आपको शॉर्ट टर्म में याद नहीं करना, आपको लॉन्ग टर्म में याद करना है। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, ये सुना भी होगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे सीख नहीं पाएंगे। तो CBT एग्जाम में बस ये महत्वपूर्ण बात है कि एग्जाम कंप्यूटर पे होगा, लैंग्वेज का बड़ा डिफरेंस होगा। तो इसके जो टर्मिनोलॉजी है, जो भी आप CDP की टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ही पढ़े। ठीक है, जैसे कि इमोशंस हो गए, इंटेलिजेंस हो गई, बुद्धि बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड है, संप्रत्यय हो गया। आप संप्रत्यय को इंग्लिश में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हिंदी में संप्रत्यय आ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आप इंग्लिश में ही पढ़े ताकि आपको समझ में आ जाए। बस ये 2 फंडे हैं CTET के, इसको ध्यान में रखना।
ठीक है दोस्तों, आज मैंने सीटेट के बारे में छोटी सी वीडियो बना के आपको बेसिक जानकारी दी है। किसी बच्चे का कोई स्पेशल केस हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। ठीक है, इस टेलीग्राम लिंक पे आप जाइए, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी के बारे में मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा, 100% गाइड करूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बोधम फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर। यूट्यूब पर आप सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपसे मैं आपको रेगुलर क्लास देने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि एजुकेशन देने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब मुझे चाहिए होगा तो डेफिनेटली मैं आपसे मांग लूँगा, ठीक है, कि भैया मेरा कोर्स ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो, ढिकरा ले लो। बट ऐसा कुछ नहीं है, इस एग्ज़ाम के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कहोगे तो मैं नोट्स भी फ्री में दे दूंगा। तो ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो मैं बनाऊंगा सीटेट की CDP की पेडागोजी की क्लास बनाऊंगा। मैं जब डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत